और एंटीनेटल में तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बट फीटस का जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो उसका टॉप टू बॉटम हमें हर पार्ट का, हर सिस्टम को एग्जामिन करना होता है। नमस्कार, हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं पानीपत के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय अग्रवाल से। मैं थोड़ी सी आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं। इन्होंने अपनी डीएनबी रेडियोलॉजी की 12 साल पहले राजीव गांधी इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद ये पानीपत में हैदराबादी हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 12 साल से। वेलकम डॉक्टर अजय अग्रवाल। हेलो, आपका स्वागत है आरपी स्टोन क्लिनिक में। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जरूर सर। ये बताइए कि आपको पानीपत क्यों आया? आप ऐसा क्या हुआ आपको? एमबी करी आपने, डीएनबी करी रेडियोलॉजी में और सीधा पानीपत आ गए? सर, जहाँ का दाना पानी लिखा हो वो ठीक है वो ठीक है सर। पर कोई खास वजह तो होगी, एडवर्टाइजमेंट से आए या किसी कंटेक्ट से आए या पानीपत में पैसा नजर आया आपको? जब मैं राजीव गांधी में अपनी डीएनबी कर रहा था तब भी मुझे हैदराबादी हॉस्पिटल से ऑफर आ गया था। तो फिर मुझे लगा कि चलो देखते हैं, चल के कुछ दिन काम करते हैं। इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया जी। फिर यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ के लोग बड़े अच्छे लगे, मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं किया। और 12 साल से आप टिके हुए हो, मैं देख रहा हूँ रोज के काफ़ी अल्ट्रासाउंड करते हो आप। जी सर जी। और छुट्टी भी मुश्किल से ही लेते हो? जी, रेयरली, साल में 5-7 छुट्टियाँ बस। तो कितने का अल्ट्रासाउंड कर लेते हो आप रोज के? सर 65 to 70 की एवरेज आती है हमारे अल्ट्रासाउंड की। आज भी मैंने 66 अल्ट्रासाउंड किए हैं। सुबह हम 10:30 से स्टार्ट करते हैं और 7:30, 8, 8:30 तक करते रहते हैं अल्ट्रासाउंड। दिमाग नहीं भर जाता? टायर्ड हो जाते हैं सर, बट पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा सा आराम से स्लोली करते हैं, और साथ में ताकि उससे ना क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है सर। क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में जब भी कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे अगर 3 ऑपरेशन करने पड़ जाए स्टोन के तो मैं एक बार ना परेशान हो जाता हूँ। तो 60-70 अल्ट्रासाउंड करना तो सर एक्चुअली ये भी यू आर यंग ब्लड। 12-15 साल से अब तो हैबिट हो गई सर, और काम करना अच्छा लगता है सर। वो हर प्रोफेशनल का यही है जी। जो भी प्रोफेशनल बन जाता है, रेडियोलॉजिस्ट हो या यूरोलॉजिस्ट हो या सर्जन हो, बस उसको तो काम ही मिलना चाहिए। जी जी। गुड। तो क्या क्या अल्ट्रासाउंड, कॉमन अल्ट्रासाउंड कौन से होते हैं जो आप करते हो? सर यहाँ पे 3 तरह के अल्ट्रासाउंड कॉमन होते हैं। एक तो जो स्टोन रिलेटेड होते हैं, किडनी स्टोन, एक गॉल ब्लैडर स्टोन रिलेटेड हो गए, प्रेगनेंसी रिलेटेड हो गए, उसके अलावा हो गए इंटेस्टिनल इन्फेक्शन रिलेटेड हो गए, हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, लीवर में एब्सेस वगैरह हो गया। ये सबसे कॉमन क्या है? सबसे कॉमन तो सर, अगर प्रेगनेंसी को एक तरफ रखें तो स्टोन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ। इसका मतलब अब एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड ज़्यादा करते हो? एंटीनेटल हमारे यहाँ 35% के करीब अल्ट्रासाउंड होते हैं सर। काफ़ी हो गए 35। और एंटीनेटल में तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जी जी जी, बहुत बारीकी से देखना होता है सर। क्योंकि अब जब एक एडल्ट का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो उसके किसी पार्ट का, पर्टिकुलर पार्ट का करते हैं। एब्डोमेन कर रहे हैं तो एब्डोमेन करेंगे, चेस्ट कर रहे हैं तो चेस्ट कर रहेंगे, लेग करेंगे तो लेग करेंगे। बट फीटस का जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो उसका टॉप टू बॉटम हमें हर पार्ट का, हर सिस्टम को एग्जामिन करना होता है। ये फील्ड भी काफ़ी एक्सपेंड कर गया। फीटल मेडिसिन। फीटल मेडिसिन जी। एंटीनेटल। जी जी जी। और इसमें काफ़ी वक्त लगता है जी, क्योंकि इसमें आपको पूरा थॉरोली असेस करना होता है स्ट्रक्चर्स को। बेबी का ब्रेन असेस करना है, हार्ट असेस करना है, उसकी लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, हड्डियां हैं, स्पाइन है, किडनीज हैं सर। तो इस तरह से हमें हर सिस्टम को प्रॉपरली इवेल्युएट करना है। तो और लेवल्स भी होते हैं इसके, लेवल 1, 2, 3। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसमें लेवल 2 में, जो कि अराउंड 20 to 22 वीक्स किया जाना चाहिए। इसमें स्ट्रक्चरल डिटेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। मतलब आप कंजेनिटल अनॉमलीज देखना चाहते हो इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट कंजेनिटल अनॉमलीज ही होता है 20 to 22 वीक्स में। ग्रोथ तो है ही है इसके साथ साथ। अब जब हम एनॉमलीज पे जाते हैं तो कुछ एनॉमलीज ऐसी होती हैं जो अगर हमने ध्यान से नहीं देखी तो वो मिस होने के हाई लेवल के चांसेस होते हैं, और वो बाद में बहुत मुश्किल होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि कॉर्पस कैलोसम एक बहुत ही वैसे देखा जाए तो स्मॉल पार्ट है, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ब्रेन। अगर कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट है या पार्सली एब्सेंट है या इसका डिसजेनेसिस अगर हो तो बेबी की पूरी लाइफ लॉन्ग कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट कोऑर्डिनेशन और कॉग्निशन सारा कुछ डिस्टर्ब रहता है सर। कौन सी कंजेनिटल अनॉमली सबसे कॉमन आपने देखी? अनॉमलीज तो सर कॉमन
स्पाइन की भी होती हैं काफ़ी, ब्रेन में हाइड्रोसेफेलस मिल जाता है, किडनी में कई बार एक किडनी डाउन होती है, एक्टोपिक मिलती है, और लिम्स रिडक्शन एनोमलीज मिलती हैं, बट वो इतनी कॉमन नहीं है। हार्ट में एनोमलीज आजकल मिलने लग गई हैं। हार्ट में यूजुअली हार्ट के चैम्बर में छेद मिल जाता है, जिसको हम VHD और AHD कहते हैं। तो AHD तो पकड़ना एंटीनेटली थोड़ा मुश्किल होता है, बट VHD इज़ वेरी कॉमन टू पिक। इसमें कोई अनामली ऐसी भी होती होगी जिसमें आप एडवाइस करते हो कि प्रेगनेंसी आगे ना कंटिन्यू की जाए? जी, इसमें जैसे अगर कॉर्पस कैलोसम एजेनेसिस मिल जाता है हमें, और या फिर स्पाइन में डिफेक्ट है, और उसके साथ साथ मल्टीपल बॉडी डिफेक्ट्स हैं, और कई बार सारी लॉन्ग बोन्स शॉर्ट होती हैं, तो उन कंडीशंस में जब हमें लगता है कि इसकी जो फर्दर लाइफ है, पोस्ट नेटल लाइफ है, अगर वो क्वालिटी वाली नहीं होने वाली, तो फिर हम उसमें एडवाइज करते हैं कि इसको टर्मिनेट किया जाए। और डिसीजन वैसे गायनेकोलॉजिस्ट जी, का होता है, जी। वो ठीक है आपकी बात। जी। कार्पस कैलोजम जरा जनरल पब्लिक के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि मेडिकल वर्ड है। कार्पस कैलोसम एक्चुअली ब्रेन में हमें सबको पता है कि 2 हाफ होते हैं, राइट और लेफ्ट हाफ। तो कार्पस कैलोसम एक ऐसा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है जो दोनों हाफ को कनेक्ट करता है। मतलब कि ब्रेन में डिफेक्ट ना हो, जी, ब्रेन ठीक ठाक होना चाहिए जी सर। बच्चे का। जी, ग्रेट। सो ये कॉमन पब्लिक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जी, इंफॉर्मेशन है इस- कि सेकंड लेवल ही कहते हैं ना आप जी। इसको। टारगेटेड एनोमलीज कैन भी कह सकते हैं, लेवल 2 भी कह सकते हैं। बेसिकली इट शुड बी बिटवीन 18 to 22 वीक्स। सो सेकंड लेवल अल्ट्रासाउंड जो एंटीनेटल है बहुत ही इम्पोर्टेंट। इम्पॉर्टेंट जी सर। अच्छा, अब आप जब बताइए इसके बाद कौन सा कॉमन है अल्ट्रासाउंड जो रोज करते हो आप? इसके बाद स्टोन के लिए काफ़ी कॉमन है सर। यूजुअली पेन के साथ आते हैं पेशेंट्स। स्टोन की प्रॉब्लम किडनी में भी हो सकती है, ब्लैडर में भी गॉल ब्लैडर में भी हो जाती है। तो ये स्टोन काफ़ी कॉमन होते हैं, गॉल ब्लैडर, किडनी स्टोन्स। थर्ड उसके बाद आते हैं डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वो एक काफ़ी कॉमन है। उसमें फाइब्रॉइड्स वगैरह, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लाजिया वगैरह मिल जाता है। मैं स्टोन्स पे वापस ला रहा हूँ आपको। जी। अब ये बताइए कि क्या आप 100% स्टोन्स अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं? नहीं सर, एवरी टेक्निक हैज इट्स लिमिटेशंस, nothing can be perfect. There is a reported sensitivity or specificity of kidney stones 87%, and ureteric stone it's a 93% specificity. मतलब अगर आपने इसके किडनी स्टोन अगर उसमें डॉक्यूमेंट किया, तो उसके वहाँ होने के चांसेस 83% है। मुझे लगता है, क्योंकि मैं यूरोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 40 साल से, जी, किडनी स्टोन देखना तो अल्ट्रासाउंड में फिर भी आसान है, जी। पर यूरेटर में कई बार रेडियोलॉजिस्ट नहीं बता पाते कि स्टोन है कि नहीं है, और हमें CT स्कैन कराना पड़ता है। सर ऐसा तब होता है अगर पेशेंट की अगर मिड यूरेटर में स्टोन फंसा हो और उसमें ऊपर हाइड्रोनेफ्रोसिस ना हो, स्वेलिंग ना हो, तो उस कंडीशन में ऊपर यूरेटर के ऊपर गैस होते हैं, स्मॉल बावल होती हैं, गट्स होती हैं, तो उनकी गैसेस की वजह से वो यूरेटर लोकलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर स्टोन अपर यूरेटर या लोअर यूरेटर में है और हाइड्रोनेफ्रोसिस स्वेलिंग है किडनी और यूरेटर में, तो वो इजीली पिक हो जाता है सर। स्वेलिंग एक ऐसा एविडेंस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस जिसे कहते हैं, तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पे। ऑब्स्ट्रक्शन है और स्टोन होगा। जी, मतलब ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ये कि स्टोन नीचे होगा, इसलिए सेकेंडरी एविडेंस कह सकते हैं सर इसको, नॉट प्राइमरी एविडेंस तो आपको स्टोन ही स्टोन ही डायरेक्ट दिखना चाहिए। पर मिड यूरेटर में भी मेनी टाइम्स हम एट द क्रॉसिंग ऑफ इलियक वेसल मेनी टाइम्स हम पकड़ते हैं सर, 80% ऑफ द टाइम हम पकड़ लेते हैं फ्रॉम द किडनी टू मिड क्रॉसिंग ऑफ मिड यूरेटर, मतलब L5 लेवल तक हम पकड़ लेते हैं। उसके बाद का जो एरिया होता है दैट इज L5 टू लोअर यूरेटर, VUG से 2-3 सेंटीमीटर, वो 2-3 सेंटीमीटर का डार्क जोन आता है, क्योंकि वहाँ पे गैसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब नहीं देख वहाँ पर हम एज ए सर्जन या यूरोलॉजिस्ट जो भी हैं, वो आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे किसी का ऑपरेशन नहीं करते, ऐसा क्यों? सर अब CT स्कैन एक बेटर टेक्निक अवेलेबल हो गई है फॉर यूरेट्रिक स्टोन डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और इसमें फिक्स्ड इमेजेस होती हैं जिसको यूरोलॉजिस्ट भी देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की इमेजेस से यूरोलॉजिस्ट एक्चुअली अल्ट्रासाउंड के ऑपरेटर डिपेंडेंट है। Yes. समटाइम्स अगर ऑपरेटर अगर इतना कॉन्फिडेंट ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, तो वो यूरेट्रिक स्टोन मिस भी कर सकता है या ओवर रिपोर्ट भी। मैंने ये बात एक अपने टॉक में भी कही थी, जो यूट्यूब पे पोस्ट की हुई है मैंने, कि अल्ट्रासाउंड इज ऑपरेटर ओरिएंटेड। जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना अच्छा अल्ट्रासाउंड होगा। जी, बिल्कुल। ये एक पब्लिक को इन्फॉर्मेशन जरूर जानी चाहिए। जी सर।
कि इट इज़ ए ऑपरेटर डिपेंडेंट टेस्ट। यस सर। और बाकी गॉल ब्लैडर स्टोन्स तो वो भी बहुत कॉमन है सर, गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी, स्पेशली इसमें फीमेल 40 एंड फैटी, ये बड़ी पुरानी कहावत ये कहावत है कि 40 ईयर्स की फीमेल होती हैं और जो थोड़ी सी फैटी होती है उनमें हाई चांसेस होते हैं, तो उनको अपना गॉल स्टोन के लिए स्क्रीनिंग जरूर करा लेना चाहिए। और गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए तो शायद हमें अल्ट्रासाउंड पे ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है जी। रादर बाकी के टेस्टों। एक्चुअली गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं वो 90% कैल्सीफाइड नहीं होते, इसलिए वो किसी भी एक्सरे या सीटी स्कैन में नहीं आते। तो और उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड या तो फिर एमआरसीपी और अल्ट्रासाउंड ही होता है। एमआरसीपी काफ़ी कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन हो जाता है और अल्ट्रासाउंड एक नॉन इन्वेजिव, इजी टू यूज, कॉस्ट इफेक्टिव एंड आप पोजीशन चेंज कर करके पेशेंट की देख सकते हो, एसेस कर सकते हो। हम नॉर्मली गॉल ब्लैडर के लिए अल्ट्रासाउंड से ही काम चलाते हैं। अगर कोई डिफ़िकल्ट हो तो फिर हम एमआरसीपी पे जाते हैं। हम सब समझते हैं कि सीटी स्कैन का इसमें कोई रोल, सीटी स्कैन का कोई रोल नहीं सर, अनटिल अनलेस की इसमें अगर गॉल ब्लैडर रिलेटेड कोई मास अगर डेवलप हो जाता है, कई बार अगर स्टोन लॉन्ग टर्म अगर पड़ा रहे गॉल ब्लैडर में तो ये कैंसर उत्पन्न कर देता है और वो कैंसर फिर आपके लीवर में, एडजेसेंट लीवर में फैल जाता है, जिससे निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये गॉल स्टोन वैसे देखा जाए तो कई बार एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते, बट इवन देन पब्लिक को यही सलाह हम देते हैं कि इसको निकलवा दो, क्योंकि ये परमानेंट इरिटेंट आपकी बॉडी में है, कैंसर बन सकता और ये कैंसर क्रिएट कर सकता है। तो ज़्यादातर फिर आपके पास एंटीनेटल और स्टोन्स के ही अल्ट्रासाउंड आते हैं। ये सर बाकी बाकी जो 10% बाकी होते हैं सर, इनफर्टिलिटी के काफ़ी केसेस आते हैं। इनफर्टिलिटी के केसेस में हमें यूट्रस एंड एडनेक्सा, ओवरीज को इवेल्यूएट करना होता है, कोई हाइड्रोसल्पिंग्स तो नहीं है, यूट्रस का साइज वगैरह ठीक है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, एंडोमेट्रियम में कुछ एडिशंस तो नहीं है, ओवरीज प्रॉपर में फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके लिए अलग से फॉलिकल स्टडी टेस्ट भी हम करते हैं, जिसमें फॉलिकल का साइज हम मॉनिटर करते हैं और उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे आकर उसको एक रप्चर कराने का इंजेक्शन देते हैं, जिससे हमने हमारे काफ़ी पेशेंट ने कंसीव उसके बाद किया है। फिर आप इतने अल्ट्रासाउंड रोज के करते हो तो रात को सपनों में भी अल्ट्रासाउंड ही आते होंगे। समटाइम्स सर। थैंक यू डॉक्टर अजय अग्रवाल, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर अजय अग्रवाल हैदराबादी हॉस्पिटल पानीपत से, जिन्होंने अल्ट्रासाउंड के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी।